केजरीवाल जो है सत्ता के घमंड में चूर हो गए थे, क्योंकि उन्होंने जिस नाटकीय राजनीति को जन्म दिया वो आम आदमी से चले थे और खास आदमी पर पहुंच गए। एक आम आदमी की बात करने वाला व्यक्ति, एक आम वेशभूषा में रहने वाला व्यक्ति, खांसी खुर्रुआ का नाटक करने वाला व्यक्ति, वो इस देश की जो परिवर्तन करने वाली राजनीति पर नहीं चला था, वो सिर्फ अपनी स्वार्थ सिद्धि की राजनीति पर चला था। और स्वार्थ सिद्धि की राजनीति को देश की जनता ने और दिल्ली की जनता ने समझ लिया और उनको धराशायी कर दिया। जय भीम। मैं मेवालापुर, आप देख रहे हैं बहुजन समय। साथियों, आज मैं धौला कुआं में बुद्धा गार्डन है, यहाँ पर आया हूँ। यहाँ पर बहुत हजारों बहुत परिवार लोग यहाँ मिलने के लिए आए हैं। तो उसी में मिलन समारोह में हमारे साथ सिद्धांत गौतम एडवोकेट है और जाने माने सामाजिक चिंतक है। ये समाज को अच्छी तरह से सिखाते समझाते हैं, उनको सही रास्ता बताते हैं। तो उसी सिलसिले में मैं आज इनसे मिल गया हूँ संजोग से। मैं पूछूंगा कि आखिर जो दिल्ली का जो चुनाव हुआ है, ये बीएसपी का नोटा सभी कम वोट मिले हैं और जो केजरीवाल थे वो हार गए हैं, बीजेपी जीत गई। इसके पीछे क्या कारण है, इनसे समझता हूँ। सर, आप जो यहाँ दिल्ली में चुनाव हुआ है, बीजेपी 27 साल बाद उसको सत्ता मिला है और केजरीवाल धराशायी हो गए और साथ में बहुजन समाज पार्टी नोटा से भी कम वोट मिला। इस पे थोड़ा आप विश्लेषण करें सर। धन्यवाद बहुजन समय का, और आपका और आपके चैनल के सभी सम्मानित साथियों का धन्यवाद। आपने मुझे यहाँ बुद्धा गार्डन में पकड़ लिया इतने बड़े प्रोग्राम में, और आपने जो तीखा सवाल सबसे पहले दाग दिया है। देखिए, मैं सीधी सी बात कहूँगा कि राजनीति एक अप्रत्याशित घटनाक्रम है, जिसमें यही लोकतंत्र की खूबी है। लोकतंत्र में जनता परिवर्तन कर देती है और यहाँ पर कोई भी स्थायी तौर पर सत्ता में अपने आप को स्थापित नहीं कर सकता। यही वोट की ताकत है और यही लोकतंत्र की ताकत है, और परिवर्तन प्रकृति का नियम है। नंबर एक। नंबर दो, कभी कांग्रेस पार्टी एक छत्र केंद्र और राज्यों की सरकारों में स्थापित रहती थी। आजादी के बाद से लगभग 50 साल तक उन्होंने शासन किया है, एक छत्र शासन किया है। उसके बाद का एक दौर आया जिसमें नेशनल फ्रंट की गवर्नमेंट बनी, वो भी चली गई। उसके बाद फिर कांग्रेस आई, वो चली गई। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी आई, वो चली गई। उसके बाद आम आदमी पार्टी आई, वो गई। उसके बाद अब भारतीय जनता पार्टी का शासन आया है। तो ये एक परिवर्तन प्रकृति का नियम है और ये भी स्थायी नहीं है। सर, केजरीवाल कह रहे थे कि इस जन्म में तो बीजेपी तो जीत ही नहीं सकती, लेकिन देख सकते हो क्या हुआ। हाँ, केजरीवाल जो है सत्ता के घमंड में चूर हो गए थे, क्योंकि उन्होंने जिस नाटकीय राजनीति को जन्म दिया वो आम आदमी से चले थे और खास आदमी पर पहुंच गए। एक आम आदमी की बात करने वाला व्यक्ति, एक आम वेशभूषा में रहने वाला व्यक्ति, खांसी खुर्रुआ का नाटक करने वाला व्यक्ति, वो इस देश की जो परिवर्तन करने वाली राजनीति पर नहीं चला था, वो सिर्फ अपनी स्वार्थ सिद्धि की राजनीति पर चला था। और स्वार्थ सिद्धि की राजनीति को देश की जनता ने और दिल्ली की जनता ने समझ लिया और उनको धराशायी कर दिया। मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ कि राम रथ पे जिस तरह से बीजेपी चल रही है, उसी रथ पे तो ये भी सवार थे। आखिर लोगों ने उनको पकड़ लिया, इनको छोड़ दिया, ऐसा क्यों? हाँ, नहीं, उन्होंने ऐसा था, कुछ टाइम के लिए बड़ा नाटकीय जो चित्रण किया अपना, कि बाबा साहेब अम्बेडकर की फोटो लगाई और सरदार भगत सिंह की फोटो लगाई और अपने आप को इस देश का एक बहुत परिवर्तनकारी नायक सिद्ध करने का प्रयास किया। लेकिन जैसे जैसे वो इस देश का मीडिया और इस देश की केंद्र की राजनीति में जो बैठने वाला जो संघ है,
उस संघ का उसके इनके ऊपर दबाव आया तो ये अपनी मूल जगह पर आना शुरू हो गए। जो नाटक था उससे थोड़ा भटकना शुरू हो गए और ये भी फिर मंदिरों में और तीर्थ स्थलों में जाकर के और वहां पर दंडवत प्रणाम करने शुरू कर दिए। तो लोगों को समझ में आ गया कि ये बदलाव की राजनीति नहीं, ये यथास्थितिवादी राजनीति के दूसरे चेहरे हैं। तो जैसे जैसे लोगों को समझ में आ गया, लोगों ने इस बार अपना निर्णय ले लिया और सत्ता से उन्हें बाहर कर दिया। एक फेंकने वाला दूसरे फेंकने वालों ने हरा दिया। हाँ, यस, ये आपने ये बात सही है, क्योंकि जो फेंकूराम की जो राजनीति है ये अभी इस देश की अज्ञानी जनता को समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि इस देश में 80% लोग ऐसे हैं कि जो भावनाओं में बह करके वोट करते हैं। मात्र 20% लोग ऐसे हैं कि जो पढ़ते हैं, लिखते हैं, चिंतन करते हैं, मंतव्य तय करते हैं और अपने वोट की दिशा तय करते हैं। बाकी 80% लोगों को फेंकूराम की जो राजनीति है वो प्रभावित कर रही है, चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी की हो और चाहे ये केजरीवाल जी की हो। जो ये फेंकूराम की जो राजनीति है, या रेवड़ियां बांटने की राजनीति है, या खैरात लुटाने की राजनीति है, खजाना लुटाने की राजनीति है, या लोगों को भिखारी बनाने की राजनीति है, ये अभी 80% लोगों को समझ में नहीं आ रही है। और जिस दिन समझ में आ जाएगी, फेंकूराम चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे केजरीवाल हो, इनकी फेंकूराम की जो राजनीति है, जिस दिन 80% लोग समझ में आ गए, इनकी राजनीति हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। जैसे केजरीवाल कह रहे थे मैं ईमानदार हूँ, ईमानदार हूँ, मैं दिखाने की कोशिश कर रहा है कि देखो आपको बीजेपी काम करने नहीं दे रही, एलजी काम करने नहीं दे रहा, ये उनका नाटक नहीं काम आया। नाटक काम नहीं आया, दोनों नाटक कर रहे थे। उधर एलजी के माध्यम से केंद्र सरकार नाटक कर रही थी और इधर मुख्यमंत्री नाटक कर रहे थे। तो नाटकबाज और फेंकूराम में कोई अंतर नहीं होता है। जो आदमी बनावटी बात कर सकता है वो बनावटी काम भी कर सकता है। तो दोनों काम बनावटी हो रहे थे और वो जनता को समझ में आ गए। उधर केंद्र सरकार ने गवर्नर के माध्यम से यहाँ बहुत सारा नाटकीय जो है प्रपंच रचा और उसी नाटकीय प्रपंच का केजरीवाल फायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे। सर मुद्दे पाते हैं, मेरा जो मुद्दा है कि बहुजन समाज पार्टी जो है आखिर क्यों यहाँ पर खाता नहीं खोल पा रही है और नोटा से भी कम वोट पाई है, इसमें क्या रीजन पा रहे हैं आप? हाँ, मैंने अभी जो बात कही आपसे कि 80% लोग अभी अज्ञानी हैं और वो 80% लोग ना जो इस देश की राजनीति को समझते हैं, ना समाज को समझते हैं, ना धर्म को समझते हैं और ना ही अर्थव्यवस्था को समझते हैं। तो जो 80% लोग जब तक इन बात को नहीं आप समझेंगे, कहना चाह रहे हो जो नहीं वोट दिया वो अज्ञानी है? बिल्कुल बिल्कुल आपने मेरी मुंह की बात कह दी, वो अभी अज्ञानी है। उन्हें अभी जो बाबा साहब अम्बेडकर का सपना था कि भाई कैप्चर दिस टेम्पल ऑफ पावर फॉर योर इमांसिपेशन, इमांसिपेशन आप मीन्स सच्चाई छुपा रहे हैं सर। आप लोग बहुजन समाज पार्टी के लोग जमीन पर काम नहीं करते, लोग केवल कलेक्शन की बात करते हैं, लोगों को जोड़ने की बात नहीं करते बहुजन समाज पार्टी। आप हकीकत छुपा रहे हैं सर। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। बहुजन समाज पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता जमीन पे काम करता है और इतना है कि उसकी बात को मीडिया नहीं पहुंचाता है लोगों तक और इसके पास साधनों की कमी है। साधन मीन्स पैसे की कमी है, इसके पास प्रचार के तंत्र की कमी है, इसके पास शिक्षित समाज की कमी है, शिक्षा की कमी है। तो ये सारे साधन कम होने के कारण इस बहुजन समाज की बात इस देश में जन जन तक पहुंच नहीं पा रही है और जिस दिन वो सच्चाई की बात लोगों तक पहुंच जाएगी मैं आपको उस थोड़ा दिन कड़वी बात कर रहा हूँ सर। जो बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता है वो व्हाट्सएप खेलते हैं लेकिन समाज में नहीं जाते सर, इसको हकीकत आपको मानना पड़ेगा। हाँ, नहीं मानना पड़ेगा। एक हद तक मैं मान सकता हूँ कि जब से आपके पास सोशल मीडिया आ गया है और जब से ये एंड्रॉइड फोन आपके हाथ में आ गए, सोशल मीडिया का जो तंत्र आपके हाथ में आ गया है, लोग उस हकीकत को नहीं जान रहे कि भाई ये सोशल मीडिया का ये जो फैसिलिटी है, ये जो सुविधा है, हर गरीब के और हर अनपढ़ आदमी के पास नहीं है। इसलिए उस गरीब और अनपढ़ आदमी के पास अपनी विचार, अपनी बात पहुंचाने के लिए हमें जमीन पर जाना पड़ेगा। ये बात मैं आपसे 100% मैं सर सहमत हूँ। मैं रोक रहा हूँ सर। मैं देख रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता और बीजेपी कार्यकर्ता घर घर जाकर हैंडबिल बांट रहे थे, लेकिन हमारे जो वोटर वो कार्यकर्ता थे बीएसपी के, वो मैंने देखा घर घर पर्ची बांटा हूँ। हाँ, उस समर्पण भाव की थोड़ी सी कमी है और उस दृष्टिकोण की कमी है और वो जो सपना देखने वाली जो प्रवृत्ति है उसकी कमी है हमारे लोगों में। और इस देश की वास्तविकता को पहचान करके हमारे लोगों को जनता के बीच में और मैं समझता हूँ गली मोहल्ले में
और पर्चे के माध्यम से, वाणी के माध्यम से, विचार के माध्यम से यहाँ हर वोटर तक जाना होगा। सर एक लास्ट सवाल सर, बहन जी के बारे में कहा जा रहा है बहन जी भाव खा रही हैं, वो चंद्रशेखर को तवज्जो नहीं दे रही है। चंद्रशेखर बार बार कह रहे हैं हमसे मुलाकात करो बहन जी, हम मिल के लड़ेंगे, लेकिन कहा जा रहा है कि बहन जी उनको महत्व नहीं दे रही, क्या कहेंगे? ना तो चंद्रशेखर बहन जी के पास आना चाहते हैं, ठीक है, और ये नाटक करना समाज के लिए महंगा पड़ रहा है, क्योंकि चंद्रशेखर जी को अपनी राजनीति चमकानी है, उन्हें अपने आप को नेता बनाना है, तो वो बहन जी के पास कभी नहीं आना चाहते। लेकिन वो देश के समाज को, स्पेशली बहुजन समाज को गुमराह करने के लिए बार बार इस बात को कहते हैं कि हम तो बहन जी से मिलना चाहते हैं, जबकि वो मिलना खुद नहीं चाहते, और कहते हैं कि मैं मिलना चाहता हूं, बहन जी नहीं मिलना चाहती हैं। तो ये समाज को गुमराह करने के लिए उन्होंने एक शगुफा और एक फॉर्मूला ढूंढ रखा है, जबकि उनका मैं कहीं पर तीर है और कहीं पर निशाना, वो बात उनके साफ समझ में आ रही है। और उनके हर एक भाषण से, पार्लियामेंट में दिए गए हर एक भाषण से हमें उनके मंतव्य की और उनके अंतर्मन की बात हमें समझ में आ जाती है। सर एक कभी बिहार में एक पोस्टर छपा है, चमारो भारत छोड़ो, तो और इनको टारगेट किया है चंद्रशेखर को, तो इसको आप कैसे देखते हैं सर? हाँ नहीं, इसमें ऐसा होता है, देखिए मैं एक सीधी सी बात कह रहा हूँ कि आज इस देश में ये कोई कोई मध्यकालीन भारत तो है नहीं, या कोई क्या कहते हैं अराजकता तो है नहीं यहाँ पर। यहाँ अभी संविधान का शासन है, कानून का शासन है। अगर कोई अनर्गल बात करता है, बेवकूफ़ी की बात करता है, या भ्रम में रह करके ये बात कहता है कि चमारो भारत छोड़ो, तो वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी दुर्गति का शिकार होगा। क्यों? क्योंकि चमारों की संख्या इस देश में 20-25 करोड़ है। 25 करोड़ आबादी को जो आदमी ये चुनौती देगा, ये 25 करोड़ समाज उसे धूल चटा देगा, चाहे वो बात किसी भी व्यक्ति के लिए कही जाए। ये समाज बहुत, आज इस समाज में बहुत बड़ा बौद्धिक वर्ग पैदा हो गया है। आज इस समाज में चिंतन करने वाले, मनन करने वाले लोग पैदा हो गए हैं। आज इस समाज में दिशा तय करने वाले लोग पैदा हो गए हैं, जिन्होंने अपनी स्वतंत्र संस्कार, संस्कृति, संगठन, संघर्ष और सत्ता की राह तय कर ली है। उनको अब वो लोग भटका नहीं सकते, जबकि अगर वो भटकाने का प्रयास करेंगे या लोगों को किसी तरीके से गुमराह करने का प्रयास करेंगे, तो ये समाज उनको धूल चटाने का काम करेगा। लास्ट में बुद्धा गार्डन में आप आए हैं, यहाँ से आप क्या सीख के जाएंगे सर, क्या सीखा? हाँ, यहाँ मैं ये सीख करके जा रहा हूँ कि देखिए, यहाँ अगर इस देश में हमें सुख शांति स्थापित करनी है, इस देश में समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व स्थापित करना है, तो हमें बुद्ध के मार्ग पर, धम्म मार्ग पर चलना होगा। और धम्म मार्ग पर चलने के लिए समाज को, यहाँ संस्कारों का निर्माण होता है। यहाँ अच्छे अच्छे विद्वान आए हुए हैं, जो संगीत के माध्यम से, अपनी कविता के माध्यम से, अपने गाने के माध्यम से, अपने भाषण के माध्यम से लोगों को अपने विचार देने का काम करेंगे, उन्हें बुद्धत्व के मार्ग पर, धम्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करेंगे। और मैं भी वही प्रेरणा लेने के लिए यहाँ आया। धन्यवाद सर। आप यहाँ आए हैं बुद्धा गार्डन में, यहाँ पर देख करके आपको क्या महसूस हो रहा है? यहाँ आने का जो, इस पर्व में आने का जो मतलब है, ये बुद्ध संस्कृति को फैलाने का आधार है। यहाँ पे सभी लोग आते हैं और बुद्ध के बारे में जानकर और उसी मार्ग पर चलने का प्रयास करते हैं। सर पहली बार आए कि और पहले भी आए यहाँ पे आते हैं? मैं बहुत पहले से आ रहा हूँ, बचपन से आ रहा हूँ। हाँ जी। तो यहाँ आके कितना क्या सीखना मिलता है आपको? सीखने को, संस्कार सीखने को मिलते हैं, बुद्ध का मार्ग सीखने को मिलता है इधर में, और बहुत सारे विद्वानों के द्वारा बुद्ध का जो ज्ञान यहाँ पे हमें उनके द्वारा बताए गए ज्ञान को हम प्राप्त करते हैं। सर क्या आप पूरे दिल्ली में सबको नहीं पता है, क्योंकि बहुत संख्या कम है, आए तो काफी है, महिलाएं बच्चे सब आए हैं, लेकिन और प्रचार की जरूरत है यहाँ आने के लिए? प्रचार तो इस कार्यक्रम का बिल्कुल 100% ये तय है कि हर साल फरवरी के दूसरे सप्ताह में संडे, इतवार वाले दिन यहाँ पे आना ही आना है, चाहे किसी को कोई कहे या कोई ना कहे। इस तरह से मान के चला, जिस तरह कुंभ मेला में निमंत्रण नहीं दिया जाता, वहाँ पहुँच जाते, उसी तरह से ये कार्यक्रम का गार्डन है, यहाँ लोग आते हैं। बिल्कुल, ये इसी तरीके का पर्व है। यहाँ पे भगवान बुद्ध की, यहाँ पे जो श्रीलंका से वहाँ बोधि वृक्ष था, उसका यहाँ पे पौधा लगाया गया है। पवित्र जगह है ये, भगवान बुद्ध का एक यहाँ पे मूर्ति भी स्थापित की गई है। नेहरू जी ने इसका स्थापना किया? जी, नेहरू जी ने स्थापना की थी। सर आप परिवार के साथ आए हैं? हाँ, हमारे सब परिवार के सदस्य यहाँ आए हैं। चलो ठीक है। सर आप बोलिए, सर आप कहाँ परिचय बताए? परिचय? जी, मेरा नाम अनूप है और मैं बिजवासन का रहने वाला हूँ, और ये सभी लोग मेरे जो है रिश्तेदार हैं। जोर से थोड़ा लाउडली बोलिए। जी, सभी लोग यहाँ पे हमारे रिश्तेदार हैं, जो
कि लगभग आप काफ़ी पहली बार आए तो पहले नहीं नहीं, मैं बहुत पहले से आ रहा हूँ, लगभग मैं 10th क्लास में था तब से मैं आ रहा हूँ। अच्छा, हाँ जी ये जो संस्कार है बौद्ध को प्रभावित करता है। सर, बिल्कुल करता है। और सबसे बड़ा यहाँ पे क्या है कि हमारे लोग इकट्ठे होते हैं तो एकता का ये एक मार्गदर्शन है आप सभी करते को। क्या है सर? सर, मेरा एक अपना बिजनेस है जो कि मैं लगभग 10-12 सालों से कर रहा हूँ। कौन सा बिजनेस? हाँ, रिक्रूटमेंट का बिजनेस है, रिक्रूटमेंट। समाज के अगर हित के बारे में तो बता सकते हैं। सर, हित के बारे में यही है कि जो हमारे जान पहचान के लोग होते हैं हम फ्री में जॉब देते हैं उनको। और आज तक कम सैकड़ों लोगों को हम फ्री ऑफ कॉस्ट जॉब प्रोवाइड कर चुके हैं, जिन जिन जो मतलब नशे में और फालतू चीज़ों में थे, उनको हम एक अच्छे राह पे लाके फ्री ऑफ कॉस्ट जॉब प्रोवाइड कैसे करके। करते हैं, कैसे रूपरेखा बताइए। सर, पहले उनकी पूरी प्रोफाइल हम देखते हैं और फिर उनसे नहीं बात। तो आपको पास कैसे मिले? सर, कैसे? हमारा क्या है कि हमारा जो है पूरा पैन इंडिया बेसिस पे कंपनीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट है और हम एक एमएनसी लेवल की कंपनीज में उनको प्लेस करते हैं। आप कहना चाह रहे हो कि नशा मुक्ति और शराब नशे बच्चों को जो उन उन लाइन में, हाँ, उनको भी हमने सही लाइन में लाके जो एक अच्छी जॉब प्रोवाइड करके और एक अच्छा मार्गदर्शन किया है जिससे कि वो अपनी फैमिली के साथ में अच्छे से सर्वाइव कर पा रहे हैं। ठीक, ओके, धन्यवाद। धन्यवाद। तो देख सकते हैं कि ये बातचीत कैसा लगा, आप प्रतिक्रिया में जरूर बताएं और हमारा बातचीत कैसा लगा और कमेंट करके बताएं। ये हमारे सिद्धार्थ गौतम सर और हरपाल सिंह जी अनूप और जी, अनूप जी, तो इनका कैसा बातचीत लगा प्रतिक्रिया में जरूर तुम बताएं। मैं मेवालाल बहुजन समाज दिल्ली। जय भीम, जय भारत। अगर आपको लगता है कि हमारा काम बहुजन समाज के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप हमें आर्थिक सहयोग के लिए सीन दिखाए गए QR कोड स्कैन और फोन पे और गूगल पे और UPI और बैंक अकाउंट में कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे 9250529129, UPI 9250529129@YBL। बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया AC 1042994628, IFSC कोड SBIN 00066563। आपका छोटा से छोटा सहयोग समाज और हमें और मजबूत करेगा, जिससे हमें बहुजन पत्रकारिता में और निष्पक्ष बनाने में मजबूत करेगा। जय भीम, जय भारत।